आज फिर लोरेन और शब कस्बे के बाजार की रौनकों में घूम रहे थे। शब की बातों पर हंसती खिलखिलाती लोरेन की मुस्कुराहट इस वक्त सिमट गई जब गुस्से से भरा हाबिल उन दोनों का रास्ता रोककर सामने आ खड़ा हुआ। अच्छा, तो मुझे ठुकरा कर अब इसके साथ सिर सपाटे हो रहे हैं। तुम जैसी बेहिस लड़की को तो जंगल में छोड़ आना चाहिए। अपनी माँ के इशारों पर इसी तरह नाचती रही तो एक दिन बहुत पछताओगी, याद रखना। हाबिल खूनखार नजरों से दोनों को घूरता गरा। अपनी बकवास बंद करो हाबिल, लोरेन गुस्से से फनकारी। लोरेन, ये कौन है? शब ने हैरत से पूछा। हाबिल ने दोनों को झूरते हुए नाक चढ़ाई। बताओ अब अपने इस बागिर बलुई को कि मैं कौन हूँ। लोरेन ने एक नजर इस पर डाली, फिर बड़े इत्मीनान से बोली, शब तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये एक आवारा सांड है। सांड? शब हंसी दबाते हुए बोला, वो भी चर्बी चढ़ा सांड। उन दोनों को खुद पर हंसता देख हाबिल गुस्से से सुलग उठा। शब लोरेन का हाथ थामकर आगे बढ़ गया और हाबिल दांत पीसता उन्हें जाता देखता रह गया और बेचारा कर भी किया सकता था। गुस्से से तन फिन करते हुए हाबिल अपनी दुकान की तरफ लूटा, मगर नजर सुकून से सब्जियां चुनती मरजान पर पड़ी। गुस्से से दांत पीसता हाबिल सीधा मरजान के सर आ धमका। तुम्हें कोई अंदाजा भी है उन दोनों ने मेरी कितनी बेइज्जती की है? लोगों के सामने मेरा तमाशा बन गया। तुमने खुद ही उन्हें मौका दिया अपना तमाशा बनाने का। मरजान ने यूं ही सब्जियां चुनते हुए जवाब दिया। तो क्या गैरत बीच कर तुम्हारी तरह सब्जियां चुनने लग जाता? हाबिल गुस्से से तिलमिला उठा। ये सब छोड़ो, पहले बताओ ये ककड़ी कड़वी तो नहीं? हाबिल का पारा और चढ़ गया। इसने गुस्से में ककड़ी तोड़कर उसके हाथ पर रख दी। खुद ही चख लो, तुम भी लोरेन की तरह मुझे इंसान नहीं समझती। मरजान ने पूरी संजीदगी से कहा। पर तुम तो हजाम हो। ये सुनते ही हाबिल झुंझला उठा। इसने बाकी ककड़ियां भी तोड़ डालें और सब्जी फरोश से बोला, उनका हिसाब भी इसी से लेना। मरजान ने नागवारी से इसे देखा। हर बार मेरी नसीहत नजरअंदाज करते हो, फिर लड़ने भी खुद आ जाते हो। आखिर साबित क्या करना चाहते हो? हाबिल ने तल्खी से कहा, ये कि तुम चाहते तो मुझे इस मुसीबत से बचा सकती थी। मेरे बस में होता तो तुम्हें पहले ही दौड़े लगवा देती। मरजान ने चिढ़ते हुए कहा, दौड़? वो तो लगवा ही दी थी। तुम्हारे उस शुतुरमुर्ग ने पूरे कस्बे में मेरी दौड़ लगवा दी थी। हाबिल ने फौरन चंद दिन पहले पेश आने वाला वाकया याद दिलाया। अंडा चरा कर हाथ में पकड़ोगे तो वो फूल तो नहीं बरसाएगा। मरजान ने फौरन जवाब दिया, पहले ये बताओ वो अंडा मेरी टोकरी में रखा किसने था? मैंने रखा था, मगर टोकरी में छुपाकर। हुआ में उछालने को किसने कहा था? हाबिल चिढ़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैं तुम्हारी बहन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ूंगा तो तुम्हें भी नहीं। इस जन्म में तो लोरेन का हो चुका, मगर अगले जन्म में तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। मरजान ने एक झटके से इसका गिरेबान पकड़ा, जेब से नोट निकाले, 2 नोट अलग किए और बाकी वापस इसकी जेब में रख दिए। ये 2 नोट सब्जी वाले के। ककड़ियां भी तुमने तोड़ी हैं, नुकसान भी तुम ही भरोगे। सब्जी वाले को रकम थमाकर मरजान जैसे ही मुड़ी, सामने शब और हाबिल फिर से एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। दोनों के तेवर देखकर साफ लग रहा था कि बहस दोबारा भड़कने वाली है। हाबिल, बस अब यहां से जाओ। हाबिल गुस्से से तनफिन करता उन्हें घूरता हुआ वहां से चला गया। इसके जाते ही शब ने हैरत से मरजान को देखा। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा, तुमने वाकई शुतुरमुर्ग का अंडा चराया था? इस सवाल पर एक लम्हे के लिए मरजान के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी फैल गई। हाँ, गलती मेरी थी। हाबिल की माँ की खातिर में अंडा ले आई थी, मगर बाद में खुद ही इसे वापस जंगल पहुंचा दिया, नहीं तो शुतुरमुर्ग हाबिल को नहीं छोड़ता। वो लम्हा भर रुकी, फिर बोली, लेकिन तुम्हें लोरेन और हाबिल के दरमियान नहीं बोलना चाहिए था। शब ने फौरन जवाब दिया, अगर हकीकत मालूम होती तो यकीनन ना बोलता, मगर इस वक्त वो भरे बाजार में एक औरत से बदतमीजी कर रहा था, और फिर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं। और अभी की बात ही देख लो, वो तुमसे भी बदतमीजी कर रहा था। ये सब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई तुमसे यूं सिरेआम बहस और तकरार करे। मरजान बोली, ये मेरा इलाका है और ये मेरे लोग हैं।
हम चाहे आपस में बहस करें, ये तकरार तुम्हें उन सब से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ अजनबी हो, इसलिए अपनी हुदूद में रहो। मरजान की बात सुनकर शब बस खामोशी से इसे देखता रह गया। जाओ, अब तुम्हें लोरेन के पास जाना चाहिए, सर्द लहजे में ये कहकर वो आगे बढ़ गई, मगर शब की आवाज पर इसे रुकना पड़ा। देखो, पुरानी बातों को भला दो। जानता हूँ। मरजान की बात सुनकर शब बस खामोशी से इसे देखता रह गया। जाओ, अब तुम्हें लोरेन के पास जाना चाहिए, सर्द लहजे में ये कहकर वो आगे बढ़ गई, मगर शब की आवाज पर इसे रुकना पड़ा। देखो, पुरानी बातों को भला दो। जानता हूँ कि मैंने बहुत सी अहमकाना हरकतें की हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरी पुरानी बातें भला कर तुम कम अज कम ये तोहफा कबूल कर लो। ये कहते हुए इसने जैकेट की जेब से एक मखमली केस निकाला। वो हल्की सी झिझक के साथ बोला, ये तुम्हारी अमानत है जो अब तक मेरे पास थी। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। तोहफे कबूल करना ना मेरी आदत है ना ख्वाहिश। तुम्हारी नियत का शुक्रिया, मगर ये किसी और को दे दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मरजान आगे बढ़ी ही थी कि शब ने इसे पुकारा। मरजान, माना के लालची हूं पर बेईमान नहीं। ये तोहफा तुम्हारे लिए खरीदा था और ये तुम्हारी अमानत है। यूं इसे किसी और के हवाले नहीं कर सकता। अलबत्ता आज एक बात जरूर समझ आ गई, मैं यहाँ सिर्फ एक अजनबी हूँ। ना मेरी बात की कोई औकात है, ना मेरे खुलूस की। हाबिल वाकई खुश नसीब है। कुछ रिश्ते इतने अपने होते हैं कि जेब से रुपए निकाल लिए जाएं तो भी शिकायत नहीं होती, और कुछ लोग इतने अजनबी के हाथ बढ़ाएं तो भी फासले कायम रहते हैं। दुखी लहजे में कहता वो पलटा और खामोशी से चल दिया, जबकि मरजान देर तक इसे जाता देखती रह गई। जबकि दूसरी तरफ काफिला महल पहुंच चुका था, मगर ज़जान के चेहरे पर छाई खामोशी अब भी ना बदली थी। कुछ फासले पर खड़ी केशिए इसकी कैफियत भांप चुकी थी। क्या सोच रही हैं? इसने धीरे से पूछा। कहीं हाम की फिक्र तो नहीं? ज़जान ने जवाब देने के बजाय इसे अपने करीब बैठने का इशारा किया। केशिए, एक बात बताओ, तुम्हें हाम से मोहब्बत आखिर कब हुई? केशिए बेइख्तियार मुस्करा दी, फिर नजरें झुका ले। पता नहीं, मेरे दिल में हाम की मोहब्बत ना जाने कब से है। शायद जब मैं और हाम आपके साथ बचपन में खेला करते थे। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसके लहजे में उदासी उतर आई। काश मेरे बाप ने आपके चचा का साथ ना दिया होता, तो शायद आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। ज़जान ने इसका हाथ थपथपाया। जो गुजर गया वो वापस नहीं आता, मगर तुम हाम के जिक्र के साथ हमेशा अपने बाप की गद्दारी याद करके क्यों खुद को और मुझे उदास करती हो? ज़जान ने इसे नरमी से समझाया। केशिए ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। क्योंकि वो हकीकत बदल नहीं सकती ज़जान। उसके दिल में मेरे लिए हर नफरत के पीछे मेरे बाप की गद्दारी खड़ी है। इसे कैसे भुला दूं? ज़जान ने गहरी नजर से इसे देखा। फिर भी तुम इससे मोहब्बत करती हो, ये जानते हुए कि अगर कभी वो तुम्हारे सामने आया तो शायद तुम्हें जिंदा ना छोड़े। तुम्हारे बाप के साथ देने वालों को वो पहले ही अंजाम तक पहुंचा चुका है। फिर तुम्हें किस उम्मीद ने बांध रखा है? केशिए ने आहिस्ता से नजरें झुका ले। उम्मीद ने नहीं, मोहब्बत ने। वो मुझसे नफरत जरूर करता है, मगर मैं जानती हूँ वो जालिम नहीं। उस पर जुल्म हुआ है, इसीलिए वो इंतकाम की आग में जल रहा है। अगर एक दिन वो अपनी नफरत में मुझे भी कत्ल कर दे, तब भी मेरे दिल से इसकी मोहब्बत कम नहीं होगी। केशिए की बात खत्म हुई तो ज़जान के लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उभर आई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नजर में हाम कैसा है? केशिए के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसे लफ्जों में बयान करना आसान नहीं, बस इतना जानती हूँ, उस जैसा शानदार मर्द मैंने कभी नहीं देखा। ज़जान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। कल तक शायद मैं भी यही कहती। केशिए फौरन चौंक उठी। कल तक? तो आज क्या बदल गया? वो जवाब का इंतजार किए बगैर शरारत से बोली। कहीं उस अजनबी ने तो अब की राय नहीं बदल दी? आखिर पहली बार अपने किसी जख्मी शख्स की इतनी देखभाल की है। अपने हाथों से मरहम लगाई, इसका खून भी अपने हाथों से साफ किया और आराम का इंतजाम भी अपने खुद किया। ज़जान ने खामोश नजरों से इसे देखा, मगर कुछ ना बोली। केशिए मुस्कुराती रही। अब माने आना माने,
वो आम आदमी नहीं। जख्मी हालत में भी ऐसा लगता है जैसे किसी माहिर संग तराश ने फुर्सत से इसे तराशा हो। ज़जान ने इसे घूरा तो केशिए अपनी हंसी ना रोक सकी। ज़जान, जंगल में जब मैंने इस पर चादर डाली तो वो ऐसे घबरा गया जैसे इंसानों से ही खौफ खाता हो, केशिए ने हैरत से कहा। ज़जान कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, जो इंसान बहुत कुछ खो चुका हो वो कभी कभी अपने साए से भी डरने लगता है। केशिए ने गौर से इसे देखा। आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? क्योंकि इस वक्त उसे इलाज से ज्यादा अपनायत की जरूरत है, ज़जान ने संजीदगी से कहा। उसकी देखभाल अब तुम करोगी। जब उसे होश आए तो उससे माजरत भी कर देना। हम उसे महल में नहीं ला सकते। अगर सुल्तान के आदमियों को उसकी खबर हो गई तो वो बिलावजा मुसीबत में फंस जाएगा। केशिए ने फौरन सर झुका दिया। अब बेफिक्र रहे। जब तक वो यहाँ है इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, और सुबह होते ही दवाएं खादिम खास के हवाले कर देना। जी सब वक्त पर हो जाएगा। ज़जान ने एक ठंडी सांस भरी। बस दुआ करो सब वक्त पर होता रहे। यहाँ एक मामूली सी देर भी बहुत कुछ बदल देती है। केशिए खामोशी से इसे देखती रह गई। रात काफी गुजर चुकी थी मगर ज़जान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कई बार करवट बदलने के बाद वो बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई। हिजाब ओढ़े वो खामोशी से हाल में आ गई। चंद कदम के फासले पर रेशमी पर्दों के पीछे वो कमरा था जहां जख्मी अजनबी को रखा गया था। बेइख्तियार उसकी नजर इसी तरफ उठ गई मगर अगले ही लम्हे एक मानूस जलतरंग ने सन्नाटे को तोड़ दिया। ज़जान चौंक कर मुड़ी। केशिए तकरीबन दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। हमने दादा मुर्शिद का पैगाम भेजा है। ज़जान की धड़कन तेज हो गई। जल्दी बताओ। दादा मुर्शिद ने कहा है, ये अजनबी आपकी पनाह में है, इसका खास ख्याल रखा जाए और वक्त आने पर आपको इसी के साथ रवाना होना होगा। ज़जान चंद लम्हे खामोश रही, जैसे बरसों से इसी खबर की मुंतजिर हो। और कुछ? बस इतना ही। मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया। ज़जान ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। इस पैगाम को भी बाकी पैगामों की तरह अपने दिल में दफन कर दो। अभी सवालों का वक्त नहीं आया। केशिए के जाते ही ज़जान ने आंखें मूंद कर एक गहरा सांस लिया। बरसों से दिल में जलती उम्मीद को जैसे आज पहली बार यकीन का सहारा मिला था। इंतजार अब महज एक एहसास नहीं रहा था, हकीकत बन चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता रेशमी पर्दों तक गई, उन्हें एक तरफ सरकाया और आहनी जाली के करीब आकर रुक गई। दूसरी जानिब वो अजनबी गहरी नींद में बेखबर सो रहा था। ज़जान घुटनों के बिल बैठ गई। देर तक खामोश नजरों से इसे देखती रही, फिर दिल ही दिल में बोली, आखिर तुम आ ही गए। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। शायद इस दुनिया में किसी ने किसी का इतना इंतजार नहीं किया होगा जितना मैंने तुम्हारा किया है। तुम्हारी आमद सिर्फ मेरी उम्मीद नहीं, इस सरजमीन के बेबस लोगों की आजादी की नवीद भी है। ये सोचते ही इसकी पलकों पर ठहरे आंसू खामोशी से रुखसारों पर ढलकते चले गए। जबकि दूसरी तरफ न जाने रात का कौन सा पहर था, जब शब यूं ही खिड़की के पास खड़ा बाहर फैली बर्फानी खामोशी में खोया हुआ था कि अचानक सफेद लिबादे में लिपटी एक परछाई उसकी नजर से गुजरी। गौर से देखा तो वो मरजान थी। एक हाथ में लालटेन, दूसरे में बंदूक, मगर ना कुल्हाड़ी थी ना मोटर। शब की पेशानी पर बिल पड़ गए। इतनी रात गए अकेले जंगल में, तजस्सुस इस पर हावी हो गया। वो जल्दी से गर्म लिबास पहनकर खामोशी से इसके पीछे निकल पड़ा। मुनासिब फासला रखते हुए वो मुसलसल इसका ताकुब करता रहा, जबकि मरजान को जरा भी एहसास न हुआ कि कोई इसके कदमों के निशानों पर कदम रखे इसके पीछे आ रहा है। अभी जंगल की शुरुआत ही थी कि शब खामोशी से आकर मरजान के कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अचानक किसी को अपने बराबर चलते देख मरजान चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई, मगर सामने शब को देखते ही उसके चेहरे पर नागवारी फैल गई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? शब ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया। ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। मरजान ने आबरू उचकाए। ये मेरा इलाका है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं जा सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं। अब वापस जाओ। वो मुड़कर आगे बढ़ने लगी ही थी कि शब ने इसका बाजू थाम लिया। मरजान गुस्से से पलटी। क्या चाहिए तुम्हें? शब की नजरें इस पर जिम गईं। सिर्फ मेरे सवालों के जवाब।
तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि कीमती पत्थर मेरी कमजोरी है? वो राज भी जो मैंने यहाँ किसी से नहीं कहा। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं। अब मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा जब तक सच नहीं जान लेता। मरजान ने बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर शब एक कदम और करीब आ गया। यख बस्ता हुआ के दरमियान उन दोनों की गर्म सांसें आपस में टकराई तो मरजान एक लम्हे को साकित हुई, फिर फौरन नजरें सख्त कर ले। हद में रहो शब। वो झटके से बंदूक को उठाने लगी, मगर शब ने पहले ही इससे बंदूक छीन कर दूर फेंक दी। आज नहीं, आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। जाने अनजाने में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। शब अपने सीने से लगी मरजान के वजूद की नरमी को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा था। आज दूसरी बार वो इसे इतना करीब पा रहा था और एक लम्हे को यूं लगा जैसे इन दोनों के दरमियान बाकी सारी दुनिया मादूम हो गई हो। सिर्फ दिलों की धड़कनें खामोशी से एक दूसरे को सुन रही हो। मरजान के चेहरे पर फैली संजीदगी और आंखों की ठंडी सख्ती में भी एक ऐसी कशिश थी जिसने पिल भर के लिए शब के सारे सवाल स्पुष्ट डाल दिए। मरजान को जैसे ही इस बेइख्तियार कुर्बत का एहसास हुआ तो नागवारी से इसने दूसरे हाथ से शब को पीछे हटाना चाहा, मगर शब ने वो हाथ भी थाम लिया। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। इतनी कोशिश न करो, मेरे हाथों से खुद को छड़ा नहीं सकोगी। मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं खुद ही तुम्हें छोड़ दूंगा। मरजान ने इसे गुस्से से घूरा। मेरा हाथ छोड़ो, बदतमीज इंसान। शब की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। क्या फायदा हुआ? अब तो 2 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इसकी भुनी हुई सूरत से लुत्फ अंदोज होता शब मजीद हंसने लगा कि तभी अचानक इसकी हंसी का गला घट गया। गुस्से से भरी मरजान इसके यकायक बदलते तासुरात पर चौंकी। इसने बेइख्तियार उसकी नजरों का ताकुब किया और अगले ही लम्हे इसके चेहरे के तासुरात भी शब से कुछ मुख्तलिफ ना रहे थे। कुछ कदमों के फासले पर खड़ा देवहैकल सफेद भेड़िया घुराता हुआ उन पर झपटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। अगले ही लम्हे वो हुआ चीरता उनकी तरफ लपका। शब ने बर्क रफ्तारी से मरजान को अपनी गिरफ्त में लिया और दोनों बर्फ पर एक तरफ लुढ़क गए। संभलते ही इसने मरजान का हाथ थामा और इसे तकरीबन घसीटता हुआ पूरी रफ्तार से भाग निकला। खौफ के इस अचानक हमले ने मरजान के हवास मफलूज कर दिए थे। वो मुजाहमत के बजाय खुद को मुकम्मल तौर पर शब के हवाले कर चुकी थी। मगर चंद ही कदम बाद बर्फ के नीचे छुपा पत्थर आड़े आ गया। शब का कदम फिसला, दोनों ढलवान से लुढ़कते हुए गड्ढे में जा गिरे। शब अभी बर्फ से सर निकालने ही वाला था कि ऊपर से गिरती मरजान धप से इसकी पुश्त पर आन गिरी और उसका चेहरा दोबारा बर्फ में धंस गया।